जय हिंद, नमस्कार, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन बेंचर्स। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन बेंचर्स पे। और सबसे पहले टीम ऑनलाइन बेंचर्स की तरफ से आप सभी बच्चों को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सबों के जीवन में एक नई ऊर्जा, नई स्रोत को लेकर के आए और इन्हीं आशाओं के साथ आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज क्लास ऑफ 2021। सबसे पहले जो हमारे नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो प्लीज ऑनलाइन बेंचर्स के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी कंटेंट हम आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर डिलीवर करते हैं उन सभी कंटेंट्स को आप पीडीएफ फॉर्म्स में इन ऑनलाइन बेंचर्स के टेलीग्राम चैनल पर जाकर के डाउनलोड कर सको। चलो, आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, if the office of the president of India falls vacant, then it should be filled within how many days? यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो इसे कितने दिनों के अंदर भरा जाना चाहिए? ए ऑप्शन है 3 months, बी है 4 महीने, सी इज 6 months एंड डी इज 1 month। इनमें से वो कौन सा सबसे सही विकल्प है इस प्रश्न के लिए कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, रिक्त हो जाए, तो कितने महीनों के भीतर इस पद को हमें दोबारा से भर देना है? तो आपको बता दूं मैं, ये जो प्रोविजन है इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है 6 महीने। तो मैक्सिमम 6 months के विद इन, ठीक है ना, वैकेंट प्रेसिडेंट के पोस्ट को क्या किया जाता है? फिल किया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 62 में क्या किया गया है? मेंशन किया गया है कि राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने के कारण, ठीक है ना, 6 महीनों के भीतर इस पद को भर देना अनिवार्य है। अगला सवाल यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम? निम्नलिखित में से अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है ना, क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र बताना है आप लोगों को। CA2O, CA2O3, CaO2 या फिर CaO। ये कैल्शियम ऑक्साइड होगा, कैल्शियम डाइऑक्साइड होगा, ठीक है ना। 4 ऑप्शंस दिए गए, आपको बताना है कि क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र इनमें से कौन होगा? प्लीज टेल मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको बता दो, अगर क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। और लाइमस्टोन और जो सी सेल्स होते हैं, जो समुद्र में पाए जाने वाले जो शंख होते हैं या जो चूना पत्थर होता है, उनके डिकम्पोजिशन से इस क्विक लाइम का फॉर्मेशन किया जाता है। कृष्णपट्टनम बंदरगाह या कृष्णपट्टनम पोर्ट जो है, ये इनमें से किस राज्य में स्थित है? ए इज कर्नाटक, बी इज आंध्र प्रदेश, सी इज तेलंगाना एंड डी इज ओडिशा। आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य में स्थित है आपका कृष्णपट्टनम बंदरगाह? कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना या फिर ओडिशा। प्लीज गो फॉर द क्विक रिप्लाई। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के इस क्वेश्चन के आंसर को टाइप कीजिए कि कृष्णपट्टनम बंदरगाह जो है ये कहां पे स्थित है। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इट्स द आंध्र प्रदेश। बी इज द करेक्ट आंसर। आपको ध्यान रखना है कि जो नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा है? नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का। ये ध्यान रखिएगा, जो NH16 है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे, उस पे ये डिस्ट्रिक्ट आती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड, KPCL। ये जो पोर्ट है इसको ओन और ऑपरेट किया जाता है KPCL के द्वारा। व्हाट इज KPCL? कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड। और ये इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर पोर्ट है, यानी कि भारत के निजी क्षेत्र में ये सबसे बड़ी बंदरगाह है। इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट जो है, और इसे इनॉग्रेट किया गया था 17 जुलाई 2008 को। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 4553 एकर्स है। लगभग 4500 एकड़ में ये पोर्ट फैला हुआ है। आज का अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज फिलोसफर्स फूल? निम्न में से किसे फिलोसफर उल के नाम से जाना जाता है? इज इट ए जिंक ऑक्साइड, इज इट बी जिंक ब्रोमाइड, इज इट सी जिंक नाइट्रेट और इज इट डी जिंक क्लोराइड? आपको बताना है फिलोसफर्स वुल किसे कहते हैं? फिलोसफर्स वुल किसे कहा जाता है? यह सवाल पूछा गया है।
जिंक ऑक्साइड को, जिंक ब्रोमाइड को, जिंक नाइट्रेट को, या जिंक क्लोराइड को? ये पूछो, ये बताओ मेरे से, ये बताओ इसका आंसर फटाफट सब लोग। तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। ए इज द करेक्ट आंसर। जो जिंक ऑक्साइड है इसे हम लोग फिलोसफर्स वुल कहते हैं, ठीक है ना। और ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला ZnO होगा, और ये एक व्हाइट पाउडर होती है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ये आसानी से पानी में घुलेगा नहीं, ठीक है ना। और इसको सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं एडिटिव में इन न्यूमरस मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्लास्टिक, सेरेमिक्स, ग्लास, सीमेंट, ल्यूब्रिकेंट, पेंट्स, ऑइंटमेंट और एडहेसिव, यानी कि जो चिपकाने वाली वस्तुएं आती हैं। इसके अलावा जो सीमेंट है, जो ग्लास है, जो सेरेमिक्स हैं, जो प्लास्टिक्स हैं, जो ल्यूब्रिकेंट्स है जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने कार में, आपको कह सकते हैं इंजन ऑयल के रूप में, इन सब चीजों में इस जिंक ऑक्साइड का क्या किया जाता है, प्रयोग या इस्तेमाल किया जाता है। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला सवाल यह है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स सिंधी लैंग्वेज वॉज एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था? आपको बताना है कि इसमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सिंधी को हम लोगों ने संविधान के पार्ट 17 और शेड्यूल 8 में सम्मिलित किया था। इज इट ए 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992, 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? आपको बताना है कि इनमें से किस संवैधानिक संशोधन का उपयोग करते हुए या प्रयोग करते हुए सिंधी को भारतीय संविधान के 15वीं भाषा के रूप में भाग 17 और अनुसूची 8 में सम्मिलित किया गया। अब एक चीज ध्यान रखो, इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। जो सिंधी है इसको हम लोगों ने एज अ 15th लैंग्वेज, 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा था। किसको? सिंधी को। अगर हम 71st की बात करें तो इसके द्वारा आपको ध्यान रखना है 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया 71st के द्वारा। कौन कौन सी? तो आपको ध्यान रखना है यहां पे कि 71st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमने 3 लैंग्वेजेस को जोड़ा। एक हमारा था कोंकणी, दूसरी हमारी हो जाएगी मराठी, और इसके बाद ध्यान रखना है आपको कोंकणी, मराठी और साथ में आपको ध्यान रखना है नेपाली। ये 16, 17 और 18 हो गई। और जो 92nd था इसके थ्रू हम लोगों ने BDMS, B फॉर बोडो, D फॉर डोगरी, M फॉर मैथिली और S फॉर संथाली, ये 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं भाषा थी। यानी कि ऑल टुगेदर टोटल कितने लैंग्वेजेस हो गए? 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस। इसको ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल यह है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी कैलाश फेयर इज सेलिब्रेटेड? निम्न में से किस शहर में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है या मनाया जाता है? ए इज वाराणसी, बी इज प्रयागराज या इलाहाबाद, सी इज आगरा एंड डी इज गोरखपुर। आपको यह बताना है कि इनमें से किस शहर में कैलाश मेला जो है वो मनाया जाता है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू एंड यू हैव टू आंसर इट। प्लीज गो फॉर द रिप्लाई। सभी लोग इसको फटाफट रिप्लाई कीजिए, आंसर कीजिए आप लोग। तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर हम कैलाश फेयर की बात करें तो ये कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप बताओगे आगरा में। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और ये भगवान शिव के सम्मान में, उनके ऑनर में इस फेयर को हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष अगस्त और सितंबर के महीने में, ठीक है ना। अगस्त और सितंबर महीने में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये कैलाश नाम का एक स्थल है, वहां पे होता है, जो लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहां से? तो आप बताओगे आगरा शहर से। द जैन मंक हु रोर व्हाइट क्लोथ्स वेयर कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? सफेद कपड़े पहनने वाले जो जैन भिक्षुओं हैं उनको क्या बुलाया गया? थेरापंथी, दिगंबर, श्वेतांबर या फिर महासंगिका? आपको बताना है कि इनमें से जो जैन भिक्षु सफेद वस्त्र धारण करते थे, जो व्हाइट क्लोथ्स को वेयर करते थे, उनको किस नाम से पुकारा गया है? इज इट थेरापंथी, इज इट दिगंबर्स, इज इट सी श्वेतांबर्स और इज इट डी महासंगिका? किस नाम से जाना गया है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो व्हाइट क्लोथ्स को वेयर करते थे उनको श्वेतांबर कहा गया, और जो लोग नग्न रहते थे या जो लोग नेकेड थे उनको हम लोगों ने क्या कहा है? दिगंबर। ये दो अलग अलग सेक्ट्स थे। व्हाइट क्लैड। हु इन्वेंटेड द स्पेस पेन?
स्पेस पेन का आविष्कार इसमें से किसके द्वारा किया गया? पॉल सी फिशर, रुडोल्फ डीजल, राइट ब्रदर्स या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आपको बताना है कि इनमें से किसके द्वारा इन्वेंट किया गया या खोज की गई स्पेस पेन की। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाकर के इस प्रश्न का रिप्लाई कीजिए। सभी लोग क्विकली गो फॉर द आंसर। स्पेस पेन जो है इसको इनमें से किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? आप बताओ फटाफट। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम स्पेस पेन के इन्वेंटर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? पॉल सी फिशर के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। और ये जीरो ग्रेविटी में भी क्या काम करेगी, वर्क कर सकती है। ये अंडर वाटर फंक्शन करेगा, ठीक है ना, और किसी भी एंगल पे ये काम कर सकती है। इसको ध्यान रखना है आपको। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? इन द एडल्ट्स। वयस्कों में जो आरबीसी है, जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स है, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, रुधिर हैं, ठीक है ना, रुधिर कोशिकाएं जो है, इसका फॉर्मेशन या गठन कहां पे होता है? ब्लू बोन मैरो, रेड बोन मैरो, व्हाइट बोन मैरो या ब्लैक बोन मैरो, ठीक है ना। नीला अस्थिमज्ज, लाल अस्थिमज्ज, श्वेत अस्थिमज्ज या काला अस्थिमज्ज, ये पूछा गया है आपसे। आरबीसी का फॉर्मेशन एडल्ट्स में इनमें से किस बॉडी पार्ट्स में होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आरबीसी की फॉर्मेशन हम एडल्ट्स में बात करते हैं, ठीक है ना, तो बोन मैरो तो होता है, ये कंफर्म है आप लोगों को, ठीक। और वहीं जो एम्ब्रॉयटिक सेल होती है, जो भ्रूणीय कोशिका होती है, उसमें इसका फॉर्मेशन कहां पे होता है? तो आपको पता होना चाहिए कहां पे? स्प्लीन में। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? रेड बोन मैरो, यानी कि लाल अस्थिमज्ज। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिटन बाय अबुल फजल? निम्नलिखित में से कौन अबुल फजल द्वारा लिखा गया था? इज इट ए बाबरनामा, इज इट बी हुमायूंनामा, इज इट सी अकबरनामा या फिर इज इट डी आलमगीरनामा? इनमें से किसके लेखक थे अबुल फजल? ये पूछा गया है फटाफट। और आपको बता दूं मैं, जो अबुल फजल है, इन्होंने आईने अकबरी भी लिखी है और ये एक बहुत ही वैल्यूएबल हिस्टोरियन थे, ठीक है ना, अकबर के शासनकाल में। ये मैंने बता दिया आपको कि अकबर के शासनकाल में उनके ये दरबारी कह सकते हो इतिहासकार थे, और ये लेखक थे किसके? अकबरनामा के और साथ ही साथ आईने अकबरी के, ठीक है ना। अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों लिखा गया, और ये अकबर के शासनकाल में एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ये ध्यान रखना है आपको। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है ना। जी पॉल, एम एस स्वामीनाथन, वॉन नील या डॉक्टर मिशेल? आपसे यह पूछा गया है कि इनमें से किसे हरित क्रांति का जनक माना जाता है भारत में। देखो, अगर हम पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बात करें तो मैक्सिको के एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे नॉर्मन बोरलॉग। ब्रिटेन में इसकी शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? विलियम गॉड के द्वारा। और अगर भारत में हम इसकी बात करें तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और ये नेशनल फार्मर्स कमीशन, जो राष्ट्रीय आप कह सकते हो जो किसान आयोग है, उसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इसको ध्यान रखना है आपको। और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसने केवल फोकस किया था व्हीट और राइस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, इनहैंस करने में, बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन पीस कीपर्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एवरी ईयर? संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ए इज 27 में, बी इज 24 में, सी इज 23 में एंड डी इज 29 में। ह्यूमन इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन पीस कीपर्स, संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस इनमें से किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? यह पूछा गया है आपसे। आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन पीस कीपर्स ये कब बनाया जाता है? चलो मैं बताता हूं आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, दैट इज 29 में, ठीक है ना। और ये बेसिकली इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सम्मानित करना उन 3900 पीस कीपर्स का जिन्होंने अपने जीवन को या अपने जीवन का बलिदान दिया है यूएन फ्लैग के अंतर्गत काम करते हुए सिंस 1948। मतलब ये जो ह्यूमन पीस कीपर्स हैं इसमें वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज से, जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, वहां से आप कह सकते हो मिलिट्री सहयोग दिया जाता है किसी और कंट्रीज के अंदर किसी इंसर्जेंसी को फाइट करने के लिए, घुसपैठियों को समाप्त करने के लिए, टेररिज्म अटैक को एंड करने के लिए। और उसके दौरान, उन ऑपरेशंस के दौरान
जो लोग यूएन फ्लैग के अंदर एज अ आर्मी सर्व करते हैं और जिनकी जान चली जाती है, उनको शहादत देने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। हु इज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? डेविड आर सिमलर, विनय मित्तल, छतर सिंह या अरविंद सक्सेना? ये पूछा गया है, इनमें से कौन यूपीएससी के चेयरमैन हैं? ये पूछा गया है आपसे। फटाफट बताइए आप लोग इसका आंसर। चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, डेविड आर सिमली, विनय मित्तल, छतर सिंह या फिर अरविंद सक्सेना? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। आप ध्यान रखना यहां पे, अगर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट्स द डी ऑप्शन, दैट इज अरविंद सक्सेना। व्हाट इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन द हेडलाइट्स ऑफ अ व्हीकल? वाहन की हेडलाइट में परावर्तक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उसका जो हेडलाइट है उसमें परावर्तक के रूप में या रिफ्लेक्टर के रूप में इसमें से किसका यूज किया जाएगा? कनकेव मिरर, अवतल दर्पण, कनकेव लेंस, अवतल लेंस, कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस या कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण? कनकेव लेंस होगा या कनकेव मिरर होगा, या कॉन्वेक्स लेंस होगी या कॉन्वेक्स मिरर होगा? ये बता। देखो, कन्वेक्स जो है वो दूर की चीजों को आपके नजदीक ला करके फोकस बनाती है ताकि उसको देखने में आपको आसानी हो। जैसे जो साइड मिरर्स होती है वो क्या है? कन्वेक्सिंग होती है। जो हेडलाइट्स होगा हमारा वो क्या होगा? कनकेव होगा। क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ रिटार्डिंग बॉडी? एक मंद होते हुए पिंड के वेग में परिवर्तन किस प्रकार का होता है? ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नकारात्मक होगी। ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक होगी। वेलोसिटी डज नॉट चेंज, गति नहीं बदलती है। मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो सकारात्मक होगी या फिर नकारात्मक होगी। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ रिटार्डिंग बॉडी, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ रिटार्डिंग बॉडी, ये पूछा गया है। प्लीज गो फॉर द आंसर। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ रिटार्डिंग बॉडी, ये क्या होगा? तो आप बताओगे इट्स ऑलवेज नेगेटिव। क्या होगा? हमेशा नकारात्मक होता है ये, क्योंकि जो चेंज इन वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? एक्सेलरेशन, और नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो उसी को आप लोग क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन कहेंगे। अब एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, एंकर एसएससी 2020-21 जो कि हमारा 120 डेज का एक मास्टर कोर्स है सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए। ये 21 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हुई है। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है और इसका कोर्स फी रखा गया है 2999। इस पूरे एसएससी के बैच में कासिफ सर, मैं, चंदन रोशन, अमित सिसोदिया सर, नेहा मैम, जुबैर सर और रणधीर सर आप लोगों को पढ़ाएंगे। फिर हमारा एक मिशन आईबी ACIO 2020-21 टीयर 1 टीयर 2 के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स स्टार्ट हुआ है 28 दिसंबर 2020 से। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है और इसका कोर्स फी रखा गया है 3499। क्या रखा गया है? 3499। इसमें भी सेम वही फैकल्टीज हैं, वही टीम है जो कि एंकर एसएससी बैच में आपके साथ है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक GAGS स्पेशल कोर्स स्टार्ट किया है 22 दिसंबर 2020 से। इसकी वैलिडिटी भी 1 ईयर है और इसका कोर्स फी रखा गया है 999। ये जो GAGS का स्पेशल बैच है ये यूजफुल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं SSC, CGL, CHSL, CPO, रेलवे और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। और इसमें ये 3 फैकल्टी जो हैं वो आपको गाइड करेंगे, दैट इज कासिफ सर, जुबैर सर और साथ में मैं रहूंगा इसमें। अब अगला सवाल ये है हम लोगों का, केल्विन इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? केल्विन जो के से रिप्रेजेंट की जाती है ये इनमें से किस चीज के मापने की इकाई है? डेंसिटी घनत्व, प्रेशर दाब, मास द्रव्यमान, टेम्परेचर तापमान, ये बताना है आपको। केल्विन इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बताना है आपको। केल्विन जो है इसमें से किस चीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? ये बहुत आसान है। जैसे आप ट्यूबलाइट पे देखोगे लिखा होता है 6500 K, आप CFL बल्ब पे देखोगे तो वो क्या देता है? टेम्परेचर, यानी कि तापमान का मानक है ये टेम्परेचर। ये ध्यान रखना है आपको। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOD? जो BOD है इसका असंक्षिप्त रूप क्या है? इज इट ए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिसिट,
इज इट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफरेंस, इज इट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर इज इट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक तरीके से एक टेस्टिंग भी की जाती है बीओडी, जिससे कि हम प्योरिटी ऑफ वाटर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मैंने ये हिंट दिया है आपको और आपसे पूछा है कि बीओडी का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका संक्षिप्त और संक्षिप्त रूप क्या है। संक्षिप्त तो होगा एब्रिविएशन या असंक्षिप्त है, आप क्या बताओगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सी इज द करेक्ट आंसर। ये अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है नीडेड बाय एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट इन द वाटर। और ये इंडिकेटर है किस चीज का, पॉल्यूशन इन वाटर, कितना पॉल्यूटेंट डिसॉल्व्ड है, ठीक है ना, वाटर में, उसको मेजर करती है बीओडी। द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। किस वर्ष स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की शुरुआत की गई थी, जून 2017, सितंबर 2014, नवंबर 2015 या फिर अगस्त 2015। ये पूछा गया है आपसे। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो है, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी, ये पूछा गया है आपसे। ये बताओ आप लोग, आप ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी नवंबर 2015 में पीएम मोदी के द्वारा। और इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया में जो इंडिविजुअल्स हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, उनके पास जो गोल्ड डिपॉजिट्स हैं उसको मोबिलाइज करने के लिए इसको नवंबर 2015 में स्टार्ट किया गया। हु वाज द फर्स्ट इंडियन मैन टू गेट अ नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे। इज इट ए रविंद्रनाथ टैगोर, इज इट बी सीवी रमन, इज इट सी कैलाश सत्यार्थी, और इज इट डी हरगोबिंद खुराना। फर्स्ट इंडियन मैन टू गेट द नोबेल प्राइज, पहले भारतीय व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो कौन थे, ये पूछा गया है आपसे। हाँ जी, तो आप ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, और इनको ये सम्मान कब मिला था, 1930 में। किस चीज के लिए, तो आप बताओगे गीतांजलि। गीतांजलि। इन्होंने भारत के और बांग्लादेश के नेशनल एंथम को, राष्ट्रीय गान को भी क्या किया था, लिखा था। और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि जो श्रीलंका का नेशनल एंथम है वो भी इन्हीं के पोएट्री से क्या है, तो इंस्पायर्ड है। तो इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका। गोला गोकर्णनाथ टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच इंडियन गॉड। गोला गोकर्णनाथ मंदिर किस हिंदू भगवान को समर्पित है। लॉर्ड गणेश, भगवान गणेश को, लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण को, लॉर्ड हनुमान, भगवान हनुमान को, या लॉर्ड शिव, हनुमान, भगवान शिव को। गोला गोकर्णनाथ, गोला गोकर्णनाथ मंदिर जो है ये किस हिंदू भगवान को समर्पित है, ये पूछा गया है आपसे। और बता दूं मैं इसको, जिस स्थान पे ये गोला गोकर्णनाथ का मंदिर है इसे हम छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं, और ये भगवान शिव को समर्पित है, ये ध्यान रखिएगा, लॉर्ड शिव। और ये उत्तर प्रदेश में है, जिसे हम शिव टेम्पल ऑफ गोला गोकर्णनाथ कहते हैं, और इसे छोटी काशी भी कही जाती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर, इक्वेटर या प्राइम मेरिडियन पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन पासेस थ्रू ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू आउट द कंट्री। इज इट ए कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, इज इट बी कैंसर, कर्क रेखा, इज इट सी इक्वेटर, भूमध्य रेखा, और इज इट द प्राइम मेरिडियन यानी कि प्रमुख भूमध्य। इसमें से कौन सी लाइन क्रॉस करती है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडिया से, ये पूछा गया है आपसे। फटाफट रिप्लाई करो आप लोग। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो आपको पता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया के 8 राज्यों से, 8 स्टेट से क्या होती है, गुजरती है। बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों को पता होगा
कि जो हमारा गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, फिर आपका आ जाएगा हमारा झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये वो सभी स्टेट है जहां से ये कैंसर जाती है। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहां पे लोकेटेड है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान इनमें से किस स्थान पर स्थित है? ए लुधियाना, बी पटियाला, सी इंदौर या डी कानपुर? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहां पे स्थित है ये बताना है आपको। और ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, इसको हम नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से जानते हैं। आपको बता दूं मैं कि इसकी स्टैब्लिशमेंट जो है वो 1961 में हुई थी और ये है कहां पे? तो आप बताओगे पटियाला में। कहां पे है ये? पटियाला में। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन द विच ईयर? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? 1942, 1945, 1943 या 1939? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी ये बताना है आप लोगों को फटाफट। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं तो 9 अगस्त, ठीक है ना, 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ। कहां से? तो गवालियर टैंक, मुंबई से, महाराष्ट्र में। अगस्त क्रांति मैदान। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज पंडित भीमसेन जोशी एसोसिएटेड? पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? लिटरेचर साहित्य, सोशल सर्विस सामाजिक सेवा, क्लासिकल म्यूजिक यानी कि शास्त्रीय संगीत, या फिर पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति? पंडित भीमसेन जोशी का संबंध इनमें से किस प्रमुख क्षेत्र से है, किस प्रमुख फील्ड से है? ये सवाल यहां पर पूछा गया है, बताइए आप लोग। पंडित भीमसेन जोशी, तो आप बताओगे अगर भीमसेन जोशी का संबंध पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? क्लासिकल म्यूजिक यानी कि शास्त्रीय संगीत से है। किससे है? शास्त्रीय संगीत से है। द ओनली एआईसी सेशन गांधी जी प्रिसाइडेड वॉज हेल्ड एट विच प्लेस? गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र अखिल भारतीय कांग्रेस सत्र जो है वो इनमें से कहां पे आयोजित किया गया था? इज इट ए बेलगाम, इज इट सी कैलकाटा, इज इट सी मद्रास और इज इट डी लाहौर? ये बताना है। द ओनली एआईसी सेशन विच वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय गांधी, जिसका मतलब यह है कि गांधी जी इनमें से किस सत्र के एकमात्र अध्यक्ष हैं रहे थे और उन्हें केवल एक ही बार कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता की थी, उसके बाद उन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी। तो आपको ध्यान रखना है कि 1924 में ये जो कांग्रेस सत्र था वो कहां पे हुआ था? बेलगाम में। ये ध्यान रखना है आपको। कहां पे? बेलगाम में। ये ध्यान रखना है। एक बार फिर मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि जो हमारा एंकर एसएससी 2020-21 एक कंप्लीट 120 डे मास्टर कोर्स है सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए। इसकी शुरुआत की गई है 21 दिसंबर 2020 से। वैलिडिटी 1 ईयर है और इसका कोर्स फी रखा गया है 2999। और ये वो हमारी पूरी टीम है ऑनलाइन बेंचर्स की जो इस कोर्स में आपको गाइड करेंगी। कासिफ सर, साथ में मैं चंदन रोशन, फिर अमित सिसोदिया सर, नेहा मैम, जुबैर सर और रणधीर सर। इसके अलावा मिशन आईबी ACIO 2020-21 टीयर 1 टीयर 2 ये कंप्लीट मास्टर कोर्स है जो हम लोगों ने 28 दिसंबर 2020 को स्टार्ट किया है। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है और इसका कोर्स फी रखा गया है 3499 IB ACIO के लिए। और इसमें भी सेम वही टीम आपके साथ होंगी जो हमारे एंकर बैच में है। इसके अलावा GS स्पेशल, ठीक है ना, ये कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है कब से? तो 22 दिसंबर 2020 से। इसकी वैलिडिटी भी 1 ईयर है और इसका कोर्स भी रखा गया है 999। और ये जो GS स्पेशल बैच है ये हेल्पफुल है आपके CGL, CHSL, CPO, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जो रेलवे और ग्रुप डी के एग्जाम है उसके लिए, ठीक है ना। और एक बार आप लोग नजर रखो इस टाइम टेबल पे। ये वो टाइम टेबल है जिसके अकॉर्डिंग हम YouTube के ऊपर आपके लिए सभी सेशंस लाते हैं जो SSC और IB एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मंडे टू सैटरडे डेली वोकैब सेशन विद अमित सिसोदिया सर, मॉर्निंग 8 AM। उसके बाद मॉर्निंग 11 o'clock रीजनिंग क्लास विद नेहा मैम। 12 बजे मैं और कासिफ सर आपके साथ होते हैं GA सेक्शन को लेकर के। दोपहर 2 बजे इंग्लिश सेशन विद अमित सिसोदिया सर। शाम 6 बजे मैथ्स विद रणधीर सर। और मंडे टू संडे जो करंट अफेयर है SSC और रेलवे चैनल पे हमारे ऑनलाइन बेंचर्स के
ये आपको शाम 7 बजे देखने को मिलेगी। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा, जो एसएससी और रेलवे की फ्री यूट्यूब क्लासेस को देखने के लिए आप हमारे ऑनलाइन बेंचर्स के एसएससी और रेलवे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और ये हमारी पूरी टीम है जो इस यूट्यूब सेशंस को कंडक्ट करती है। और जो बच्चे हमारे नए सब्सक्राइबर के रूप में आज आए हैं, बेटा आप लोग प्लीज़ हमारे ऑनलाइन बेंचर्स के ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन में आने के लिए। सो प्लीज़ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एंजॉय द day. Thank you so much. Bye bye. Take care and have a great day ahead. Thanks a lot, everyone. Thank you so much.